नमस्कार दोस्तों, वर्ड स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम प्रफुल्ल पटेल है। हमने पिछले लेक्चर में जो है इकोलॉजी की शब्दावलियों पर चर्चा प्रारंभ की थी और हम पिछले 2 वीडियो बना चुके हैं। उसके बाद आज ये हमारा तीसरा लेक्चर है। इसमें हम लेवल्स इन इकोलॉजी विषय पर चर्चा करेंगे। इस लेवल्स इन इकोलॉजी का मतलब अगर हम हिंदी में बात करें तो इसका मतलब ये है इसको अगर हिंदी में हम बात करें तो इसको हम लिखेंगे पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी की सोपान या पदानुक्रम। पदानुक्रम। हालांकि आज हम इस वीडियो में सभी पदानुक्रमों पर चर्चा एक साथ नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ, कम से कम 2 पदानुक्रमों पर तो हम बात आज कर ही सकते हैं। तो हम उन्हीं के बारे में आज यहाँ पर आप लोगों के समक्ष इसे डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि जो इकोलॉजी के लेवल्स हैं, पदानुक्रम हैं, उनमें कौन कौन से आते हैं। तो सबसे पहले आती है आपकी व्यष्टि। हमने पिछले वीडियो में इसके बारे में कुछ चर्चा की थी थोड़ी सी। तो इसमें आपकी आ जाती है व्यष्टि, जिसे यहाँ पर इंग्लिश में मैंने लिख रखा है, इसे कहते हैं इंडिविजुअल। उसके बाद दूसरा आपका आ जाता है जिसे हम लोग कहते हैं जनसंख्या, यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है पॉपुलेशन। फिर तीसरा आपका आ जाता है समुदाय। हमने आपको पिछले लेक्चर में समुदाय और समूह में जो है डिफरेंस भी बताया था। तो तीसरा स्तर आ जाता है कम्युनिटी का। फिर चौथा स्तर आ जाता है इकोसिस्टम का, यानी कि जिसे हम हिंदी में कहते हैं पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक। तो चौथा आ जाता है आपका पारिस्थितिकी तंत्र। उसके बाद फिर आ जाता है बायोम, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं जीवोम। ठीक। उसके बाद फिर अगला आ जाता है आपका बायोस्फीयर, जिसे हम लोग जैवमंडल कहते हैं। तो हम अग्रिम कुछ लेक्चर्स में जो है इन सभी जो भी पदानुक्रम के स्तर हैं, इनमें एक एक पर हम व्यापक रूप से चर्चा करेंगे। किंतु आज अगर हम बात करें तो आज के इस लेक्चर में हम विशेषतः व्यष्टि और जनसंख्या पर बात करेंगे। फिर अगले लेक्चर में हम समुदाय या और पारिस्थितिकी तंत्र पर चर्चा करेंगे। फिर जो है जीवोम और जैवमंडल पर चर्चा करेंगे। इस तरह से जो है हम आने वाले एपिसोड्स में इन पर चर्चा करेंगे। तो अब हम अपने विषय को जो है व्यापकता प्रदान करते हैं। तो अब हम बात करेंगे व्यष्टि पर, जिसे हम लोग कहते हैं इंडिविजुअल। इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल का तात्पर्य क्या है? व्यष्टि का मतलब ये है, सीधी सी भाषा में व्यष्टि का मतलब एक अपने स्तर पर, सीधे से अगर बात करो अपने मतलब व्यष्टि का मतलब, अगर हम इसको इस भाषा में भी लिखें, हम लोग कह सकते हैं व्यक्तिगत। यानी कि अगर साधारण भाषा में हम कहें तो इंडिविजुअल का अर्थ होता है व्यक्तिगत, यानी कि व्यष्टि, मतलब अपने स्तर पर। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्राणी हैं या जो जीव जंतु हैं, उस जीव जंतु के बारे में ही जो है यहाँ पर बात मुख्यतः की जा रही है। जैसे जीव का मतलब ये हो गया, जैसे आपका हो गया मानव, हो गया मानव के अलावा जो है जैसे मान लीजिए शेर हो गया, जैसे आपका हो गया चीता हो गया।
इसके बाद हो गया आपका बाघ हो गया। उसके बाद आपको दोस्तों पता है चीता और बाघ में अंतर होता है? इसके बारे में आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं क्या अंतर होता है। उसके बाद जो है चीता, जैसे चीता बाघ हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें, हाथी हो गया। तो ये सब तमाम तरह के प्राणी हैं जो कि छोटे से बड़े स्तर तक के इसमें प्राणी आते हैं। तो इन सब के अपने स्तर पर कुछ ना कुछ ये जीव कार्य करते हैं, तो उसे ही व्यष्टि में काउंट किया जाता है। या हम अगर एक इसको भाषाई रूप देने का प्रयास करें तो इसमें हम कुछ इस तरह से इसको कह सकते हैं कि अगर जैसे आप लोगों ने बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि कोशिकाओं से मिलकर के ऊतकों का निर्माण होता है, ऊतकों से मिलकर के जो है ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता, मतलब ऑर्गन्स का निर्माण होता है, और ऑर्गन से जो है ऑर्गन सिस्टम का निर्माण होता है, और कई ऑर्गन सिस्टम मिला करके ही ह्यूमन बॉडी या कोई बॉडी अस्तित्व में आती है। तो इस तरह से वेस्ट ऐसी संरचना है पारिस्थितिकी की जिसमें कोई किसी जीव पर्टिकुलर उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, कोई जीव व्यक्तिगत स्तर पर उसके द्वारा किए गए उसके सारे कार्य इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। तो मुझे अब ऐसी आशा है आप लोगों को जो लेवल्स ऑफ इकोलॉजी है, लेवल्स इन इकोलॉजी है, इसका जो पहला चरण है जिसको हम इंडिविजुअल या व्यक्तिगत कह रहे हैं या व्यष्टि कह रहे हैं, उसके बारे में आपको व्यापक रूप से जानकारी हो गई होगी, उसके बारे में आपको समझ हो गई होगी। अब हम अगले लेवल पर चर्चा करते हैं जिसका नाम है पॉपुलेशन। अब हमारा जो आगे का चरण रहेगा इसका नाम है जनसंख्या या जनसंख्या। तो इस जनसंख्या में अगर हम बात करें तो जनसंख्या का मतलब ये हो गया कि कई सारे व्यष्टि को मिला करके, ठीक है ना। जैसे आप मान लीजिए हाथी हो गया, शेर हो गया, बाघ हो गया, इसके अलावा आपका, इनको हम जोड़ते जाएं, चीता हो गया, ठीक। उसके बाद इसमें पक्षी भी आ सकते हैं, जैसे आपका बाज हो गया, आपकी मान लीजिए जिसे हम लोग ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं, इंडियन बस्टर्ड, या इसे ही जो है सोन चिड़ैया भी कहा जाता है। इनकी संख्या अत्यंत ही कम हो गई है, इसको सोन चिड़िया भी हम लोग भारत में कहते हैं। और इस तरह के मतलब जो भी वेस्ट स्तर पर, जैसे मानव भी इसमें आपका शामिल हो जाएगा, तो इन सभी वेस्ट को मिला करके जो है समष्टि या जनसंख्या का निर्माण होता है। समष्टि का मतलब एक व्यापक मतलब कई व्यष्टि को मिला करके समष्टि का निर्माण होता है। तो मतलब जैसे हाथी हो गया, शेर हो गया, बाघ हो गया, चीता हो गया, बाज हो गया, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो गया, जैसे डॉल्फिन्स हो गई, तो इन सब जहाँ पर एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो उनको हम एक तरह से पॉपुलेशन के रूप में काउंट करते हैं। तो अब ये जो पॉपुलेशन है, अगर हम इसकी बात करें कि इसको अगर हम भाषाई रूप देना चाहें तो इसको हम कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि किसी विशिष्ट स्थान पर पाए जाने वाले एक ही प्रजाति के जीवों के समूह जो स्वतंत्र रूप से अंतःक्रिया या अंतः प्रजनन कर सकते हैं। अब अंतः प्रजनन का मतलब, जैसे अब हम मान लीजिए मैं मनुष्य की बात करूं, कोई मान लीजिए एक्स एक पर्सन है जो कि भारत में निवास कर रहा है, एक स्वतंत्र रूप से निवास कर रहा है। अब कोई एक वाई नाम की महिला है जो कि
अमेरिका में रह रही है। ठीक। अब कोई वाई नाम की महिला है जो कि अमेरिका में रह रही है, और कोई एक्स नाम का व्यक्ति है जो कि भारत, मतलब कोई एक्स नाम का पुरुष है जो भारत में रह रहा है। इन दोनों का प्रत्यक्ष संबंध तो नहीं है, ना ही ये खाने के लिए उस महिला को एक्स बुलाने जाएगा, ना ही वो महिला वाई एक्स को जो है बुलाने जाएगी। ये दोनों एक दूसरे से दूर रहते हैं, लेकिन ये मनुष्य होने के कारण एक दूसरे के साथ प्रजनन कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है, जो जनसंख्या होती है, जनसंख्या में जो समझ मतलब वेस्ट होते हैं, वो एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से प्रजनन कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे कोई एक बाघ है, वो, अब जैसे आप इसको समझ सकते हैं कि कोई बाघ है जो कि बक्सा टाइगर रिजर्व में रह रहा है, ठीक, जो कि पश्चिम बंगाल में है। अब कोई दूसरा बाघ है, मान लीजिए वो अफ्रीका में रह रहा है, निवास कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि वो मतलब वो बाघ, दोनों बाघ जो है एक दूसरे के साथ प्रजनन कर सकते। तो इस तरह से जो है आप पॉपुलेशन के बारे में समझ पाए होंगे। अब इसमें जो है पॉपुलेशन पर कई सारे प्रभाव पड़ते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ भी इसी के अंदर आ जाती है। तो अब हम बात करेंगे पॉपुलेशन में होने वाली वृद्धि की। अब हम बात करेंगे जनसंख्या। जनसंख्या वृद्धि, पॉपुलेशन ग्रोथ जिसको हम कह रहे हैं। तो अब पॉपुलेशन ग्रोथ जैसे अगर कहा जाए, तो पॉपुलेशन ग्रोथ अगर सीमित संसाधन है तो उसमें भी पॉपुलेशन ग्रोथ होती है, और जो असीमित संसाधन है उसमें भी पॉपुलेशन ग्रोथ आपकी होती है। अब इस तरह से एक छोटा सा फॉर्मूला होता है जिसे हम लोग कहते हैं एन टी इक्वल टू एन जीरो प्लस बर्थ प्लस इमिग्रेशन प्लस, सॉरी, इसमें आ जाएगा आपका माइनस एमिग्रेशन माइनस डेथ। ठीक, इस तरह से जो है ये एक छोटा सा फार्मूला है। अब इस फार्मूले में अगर हम बात करें तो जो आपका एन टी है, इसमें मैं लिख देता हूँ, उस वो दर्शाता है आपकी ग्रोथ को। ठीक, उसके बाद जो एन जीरो है, एन जीरो आपका दर्शाता है जो परिवर्तन जनसंख्या में हुआ है, परिवर्तन से पूर्व अगर हम इसको कहें तो परिवर्तन से पूर्व जनसंख्या का आकार, जो परिवर्तन से पूर्व जनसंख्या का आकार है उसको हम लोग इसमें दर्शा रहे हैं एन जीरो से। उसके बाद आपका आ जाता है बी फॉर, जिसे हम लोग कह रहे हैं बर्थ। उसके बाद आई फॉर इमिग्रेशन, इमिग्रेशन। उसके बाद ई फॉर अगर हम बात करें तो एमिग्रेशन, एमिग्रेशन। उसके बाद आपका ये हो जाता है डेथ। ठीक, तो इस तरह से जो है इस फार्मूले का ये मतलब रहा। अब इसमें बात आती है कि ग्रोथ हम कैसे निकाल रहे हैं। तो इसमें से एन जीरो मतलब जब जनसंख्या में परिवर्तन हुआ तो उससे पूर्व जो जनसंख्या का आकार था वो एन जीरो के अंतर्गत रखा जाता है। उसके बाद अब
मान लीजिए यहाँ पर कोई जनसंख्या रह रही है, निवास कर रही है कहीं किसी क्षेत्र में। अब उस जनसंख्या में जो भी जन्म हुए हैं, उन जन्म हुए जीवों का को इसमें जो है जोड़ दिया जाएगा। कुछ ऐसे जीव होंगे जो यहाँ से बाहर, मतलब जो यहाँ आ गए होंगे, इमिग्रेशन उनका हो गया होगा, तो उन्हें इसमें जोड़ दिया जाएगा, क्योंकि जब इमिग्रेशन हो जाएगा तो जीव यहाँ इस क्षेत्र में बढ़ जाएंगे। अब कुछ ऐसे जीव होंगे जो कि बाहर चले गए होंगे, तो उनको इस क्षेत्र के जीवों में से घटा दिया जाएगा। कुछ ऐसे जीव होंगे जिनकी मृत्यु हो गई होगी। तो इस तरह से जो है ये एक फार्मूला बनाया गया है। तो अगर हम बात करें एमिग्रेशन की, तो एमिग्रेशन को कहते हैं हिंदी भाषा में उत्प्रवास। ठीक। और जो इमिग्रेशन है उसको अंग्रेजी भाषा, हिंदी भाषा में कहते हैं अप्रवास। तो ये चीज़ आप इसको ध्यान रखेंगे, और मुझे ऐसी आशा है कि आप लोग इसको नोट भी कर लेंगे अपने नोट्स में। अब उसके बाद इसमें आ जाता है आपका ये एक फार्मूला हो गया इसमें जनसंख्या ग्रोथ में। ग्रोथ का टॉपिक है, थोड़ा सा लंबा भी है और थोड़ा सा जटिल भी है, तो इसको बड़े धैर्य के साथ आप सभी समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। हड़बड़ी में समझेंगे तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। तो हम भी आपको बड़े आराम से बता रहे हैं, और आप भी इसको जो है बड़े धैर्य के साथ सुनेंगे और समझेंगे। अब आगे ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जो जनसंख्या की ग्रोथ होती है वो आपकी गुणात्मक हो सकती है, गुणात्मक, या जो है, या हम कहें या की जगह अगर और शब्द का प्रयोग करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, गुणात्मक और नकारात्मक। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी जनसंख्या है वो गुणात्मक यानी मल्टीप्लिसिटी इसको कह सकते हैं, मल्टीप्लिसिटी। ठीक। तो मल्टीप्लिसिटी हो सकती है, या मल्टीपल टाइम से बढ़ सकती है, या जो है आपकी जो ग्रोथ है वो निगेटिव हो सकती है। कैसे? कहीं पर अचानक से जैसे कोविड की महामारी आ गई, पैंडमिक आ गया, तो इस दौरान जो जनसंख्या थी पूरे विश्व की वो एकदम से घटना शुरू हो गई। तो नकारात्मक रेट कब होगा? नकारात्मक ग्रोथ रेट आपका उस समय होगा जब मृत्यु अधिक होने लगे और जन्म कम हो जाए। गुणात्मक का मतलब है, गुणात्मक वृद्धि से मतलब ये है कि जनसंख्या अचानक से एकदम से ग्रोथ हो जाए। जैसे 1970-80 के दशक में भारत में अचानक से जनसंख्या विस्फोट के रूप में भारत की जनसंख्या का बढ़ जाना, तो उसको हम लोग इस तरह से वृद्धि को कहते हैं गुणात्मक वृद्धि। या हम एक एग्जांपल और दे सकते हैं, जैसे चूहों को आपने घर में देखा होगा, चूहे अचानक से आज एक आपको दिखाई दे रहा है, कल भी एक दो दिखाई दे रहे थे, लेकिन अचानक से धीरे धीरे 10-15 दिन के अंदर वो 10 से 20, 20 से 30 हो जाते हैं। इसी तरह से मच्छर होते हैं आपके, मच्छर, एक दो मच्छर आपके कमरे में घुस गए और उन्होंने इतनी तीव्रता से प्रजनन किया कि वो मच्छर अचानक से 100, 50, 200, 1000 में तब्दील हो गए। फिर आपको मार्टीन या जो है इस तरह से इक्विपमेंट यूज़ करने पड़ते हैं। तो इस तरह से तमाम वनस्पतियां होती हैं जो कि आती तो केवल अकेले हैं, लेकिन वो अचानक से उनमें इतनी व्यापक मात्रा में वृद्धि हो जाती है, जैसे आपके शैवाल हो गए। तो एल्गी जो आपके होते हैं वो 1, 2, 4 एल्गी आते हैं किसी क्षेत्र में, क्षेत्र विशेष में, और वो अचानक से इतनी ग्रोथ करते हैं, वो एकदम से उनका आकार, मतलब उनकी जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है। तो इस तरह की जनसंख्या को कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। इसको मैं लिख देता हूँ, एक्सपोनेंशियल या नेंटियल ग्रोथ, यानी कि घातांकीय
घातांकीय वृद्धि। घातांकीय वृद्धि से तात्पर्य यह है कि पहले मान लीजिए 2 थे, 2 से बढ़ के 4 हो गए, 4 से बढ़ कर के 16 हो गए, 16 से बढ़ कर के 32 हो गए, 32 से बढ़ कर के 64 हो गए। तो इस तरह से जो है ये वृद्धि चलती है। तो इस तरह की वृद्धि को कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, यानी कि घातांकीय वृद्धि। तो अब इस घातांकीय वृद्धि को अगर हम बात करें तो इस घातांकीय वृद्धि को एक कर्व के माध्यम से समझा जा सकता है, जिसे हम लोग जे आकार का कर्व कहते हैं। अब ये जो घातांकी चर घातांकी वृद्धि होती है वो कुछ इस तरह से उसका चित्र बनाया जाता है। तो ये जे आकार की वृद्धि है। ये आपका इधर अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाता है समय, और सॉरी यहाँ आपका होता है जनसंख्या, जिसे हम जनसंख्या आकार कहते हैं, और यहाँ पर आपका होता है समय। तो ये जो जे आकार की वृद्धि है इसके अंतर्गत जो ग्रोथ होती है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, वो समय के सापेक्ष वृद्धि होती है, लगातार समय के साथ साथ ये वृद्धि होती जाती है। तो इस तरह से ये कर्व जिसे जो कि जे आकार का कर्व है इसे कहते हैं जे आकार का कर्व। तो ये जनसंख्या ग्रोथ का एक प्रकार हो गया। ठीक, अब कुछ एक दूसरे टाइप का भी इसमें कर्व आ जाता है जनसंख्या वृद्धि के अंतर्गत, जिसे हम लोग कहते हैं एस आकार का कर्व। तो एस आकार का जो कर्व होता है वो कुछ इस तरह से बनता है, ऐसे एस आकार का कर्व। तो इसमें क्या होता है, पहले यहाँ तक तो तीव्र वृद्धि होती है, तीव्र वृद्धि होती है, फिर यहाँ पर ग्रोथ लगभग इसमें रेजिस्टेंस आ जाती है तो धीमी हो जाती है, और फिर अचानक से यहाँ पर स्थिर हो जाती है, स्टेगनेंट हो जाती है। तो या हम स्थिर कहें या हम इसमें जो है कह देते हैं, सॉरी कुछ त्रुटि हो गई है, यहाँ धीमी ना कह करके यहाँ पे तीव्र वृद्धि होती है, और धीमी तो यहाँ पर होती है। ये आपकी ये हो गई धीमी वृद्धि। उसके बाद यहाँ पर ये तीव्र वृद्धि की अवस्था है, और फिर जो है ये आपकी फिर धीमी ग्रोथ की अवस्था है। तो होता ये है कि जब वृद्धि होती है तो वो पहले धीरे धीरे वृद्धि होना स्टार्ट होती है,
एक समय आता है जो वृद्धि बहुत तीव्रता से होती है, और फिर आगे अग्रिम चरण में एक समय आता है जब वृद्धि अचानक से एकदम धीमे हो जाती है। तो इसके अपने कई कारण हैं। जैसे किसी क्षेत्र विशेष में, मान लीजिए ये एक कोई क्षेत्र है, इस क्षेत्र में मान लीजिए कोई जनसंख्या निवास करने के लिए एक दो चार लोग आए, उसके बाद उनमें इंटररिलेशन बना और उन्होंने धीरे धीरे अपनी एक दो बच्चों को उन्होंने जन्म दिया। उसके बाद दो चार बच्चे फिर हुए। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि जैसे जैसे उनकी ज़रूरतें बढ़ती हैं, उनको लगता है कि हमें काम करने की और तेज़ी से आवश्यकता है, तो वो अपनी जनसंख्या में तीव्र वृद्धि करते हैं। मान लीजिए किसी कारणवश कोई पैंडमिक आ गया वहाँ पर, ठीक, कोई बीमारी फैल गई अचानक से, कोई जो है प्राकृतिक आपदा आ गई, तो उसके कारण जो है वो वृद्धि दर अचानक से प्रभावित हो जाती है। तो एक समय ऐसा आता है कि वो वृद्धि दर अचानक से इतनी धीमे हो जाती है, या कभी कभी ऐसा भी आता है कि अचानक से खूब तीव्रता से बढ़ा और फिर अचानक से कोई आपदा आ गई, कोई बीमारी आ गई, तो उसकी वजह से उस क्षेत्र में लोग या जीव जो है मारे जाते हैं। अब जितने भी जीव बचे हैं वो इतने ही बचे हैं कि वो उस क्षेत्र में जो उपस्थित संसाधन हैं, उन संसाधनों पर वो आसानी से जो है अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो इस अवस्था को अगर कहा जाए पारिस्थितिकी में कैरिंग कैपेसिटी कहा जाता है। मतलब कैरिंग कैपेसिटी का मतलब ये है वहन क्षमता, यानी कि इस पारिस्थितिकी क्षेत्र में अब उतने ही लोग आ सकते हैं, उतने ही जीव आ सकते हैं कि जिनका जीवन यापन उस क्षेत्र में उपस्थित संसाधनों से हो सकता है। अगर उससे अधिक जीव मान लीजिए इस क्षेत्र में आते हैं तो इस क्षेत्र का नुकसान होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आपने देखा कि पारिस्थितिकी के स्तरों में से आपने पहले समष्टि को समझा, आपने व्यष्टि को समझा, उसके बाद आपने समष्टि को समझा। अब हम अगले लेक्चर में, आने वाले लेक्चर में कम्युनिटी पर बात करेंगे और इकोसिस्टम पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।